हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज चौधरी आपको आज ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसको पढ़ने के लिए सारे बच्चे इच्छुक रहते हैं और जिसका नाम है आत्मचक्र। यानी कि सामान्य मनुष्य महिला के अंदर ये एक जनन चक्र का भाग होता है जो हर महीने संपन्न होने वाला चक्र होता है। अगर इस चक्र के अंदर महिला सही दिन पर सही समय पर जनन करती है तो वो गर्भ धारण कर सकती है। अर्थात एक सामान्य महिला के अंतर्गत ये जो चक्र चलता है वो उसका जननी चक्र होता है, जनन से संबंधित चक्र होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर की, टॉपिक की, जिसका नाम है आत्मचक्र। चलिए सर, इसका पहले अध्याय तो बता दो, कौन से अध्याय से ये बिलोंग करता है। तो मैं अगर अध्याय की बात करता हूं तो ये मानव जनन से बिलोंग करता है। मानव जनन का टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? आत्मचक्र। आत्मचक्र इसका नाम है, या फिर इसको अपन मासिक चक्र भी बोलते हैं, मासिक चक्र। ठीक है, चलिए सर इंग्लिश में भी बता दोगे क्या? बिल्कुल बता देंगे। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या है ये एक जनन चक्र है। व्हाट इज दिस? ये सर मनुष्य महिला में संपन्न होने वाला जनन चक्र है। महिला में संपन्न जनन चक्र है। ठीक है, तो सर ये जनन चक्र को आप रिप्रोडक्टिव साइकिल बोल रहे हो, तो क्या सभी एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल में सभी एनिमल्स की फीमेल्स के अंदर आत्मचक्र ही चलता है क्या? मेरा सवाल समझ में आया क्या? क्या सभी महिला में आत्मचक्र ही चलता है क्या, या फिर सभी फीमेल के अंदर आत्मचक्र ही चलता है क्या? मैं बोलूंगा नो, बिल्कुल नहीं। सभी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सारे एनिमल्स के अंदर आत्मचक्र नहीं चलता है। तो क्या सर उसके अंदर अलग चलता है? बिल्कुल चलता है। अगर मैं जनन चक्र की बात करता हूं तो बच्चों जनन चक्र दो तरीके का हो सकता है। दो तरीके का कौन कौन सा? एक को बोलते हैं मध्य चक्र, तो एक को क्या बोलते हैं? रज चक्र बोलते हैं। दोनों में फर्क क्या हुआ? इसके ये जो है मध्य का मतलब होता है हीट, इसका मतलब होता है हीट। रज का मतलब क्या होता है? ब्लड। इसका मतलब होता है ब्लड, इसका मतलब होता है हीट। यानी कि ये सिंबल है। क्या है? ये सिंबल है और ये हीट इसका सिंबल है। ये हीट इसका सिंबल है। तो रज चक्र में ब्लड सिंबल होता है, ब्लड सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, और मध्य चक्र में हीट, तापमान उस साइकिल का, उस चक्र का सूचक होता है। तो ये किस में चलता है? ये चलता है नॉन प्राइमेट्स में। किसमें चलता है? नॉन प्राइमेट्स में। तो ये किस में चलेगा? ये प्राइमेट्स में। तो सर हम प्राइमेट्स है कि नॉन प्राइमेट्स है? अगर मैं बात करता हूं प्राइमेट्स को नॉन प्राइमेट्स की, तो प्राइमेट्स में कौन कौन आ जाएंगे? अरे भाई प्राइमेट्स में कौन कौन आ जाएंगे, जल्दी बताओ। प्राइमेट्स में आ जाएंगे सर बंदर, एप और मनुष्य। बंदर, एप और मनुष्य। तो नॉन प्राइमेट्स में क्या क्या आएगा? नॉन प्राइमेट्स में आ गया बच्चों, यहां पर मैं इधर लिख देता हूं, इसमें गाय, भैंस, बकरी, ये सब आ गए। तो सर आपने हेडिंग डाली आत्मचक्र और यहाँ पर आप गाय भैंस वगैरह की बात कर रहे हैं। मैं बात नहीं कर रहा, मैं जनरली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनन चक्र जो है दो तरीके के हो सकते हैं, मध्य चक्र और रज चक्र। मध्य चक्र चलता है नॉन प्राइमेट्स में, उसके अंदर जो सिंबल होता है वो हीट होता है, और रज चक्र होता है प्राइमेट्स में, जो बंदर, एक और मनुष्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बात मनुष्य की हो रही है, यानी कि ह्यूमन की हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है आत्मचक्र, क्योंकि जनन अपन किसमें पढ़ने जा रहे हैं? मानव चक्र में। सारी चीजें डिटेल से पढ़ाता हूँ, सारी चीजें कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? आत्मचक्र। आत्मचक्र की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो बच्चों आत्मचक्र जो होगा वो मनुष्य महिला का जननिक चक्र है। मनुष्य महिला का जननिक चक्र है, ये तो आपको पता ही है। इस चक्र की सहायता से, इस चक्र से जनन संपन्न होता है, जनन संपन्न होगा।
ठीक है, क्या संपन्न होता है? जनन संपन्न होता है। इसकी अवधि क्या होगी? अगर मैं अवधि की बात करता हूं तो सामान्य महिला में इसकी अवधि होती है बच्चों, सामान्य महिला में इसकी अवधि होती है 28 दिन, 28 दिन। इसके अगर मैं चरण की बात करता हूं तो ये टोटल 4 चरण में संपन्न होता है, 4 चरण में संपन्न होगा। कैसे संपन्न होगा मैं एक साइकिल बना के बता देता हूं आपको। चलिए एक साइकिल में बना रहा हूं यहाँ पर, ये लीजिए, ये साइकिल अपने ड्रॉ किया। इस साइकिल के अलग अलग पार्ट्स में बनाने जा रहा हूं। ये देखो, ये इसका सेंटर वाला पार्ट, ये सेंटर वाला पार्ट, ठीक है, ये लीजिए। अब इसमें सबसे पहला जो फेज आता है वो आता है यहाँ पर फर्स्ट फेज लिख दिया मैंने। फर्स्ट फेज के बाद में एक और फेज आएगा और सेकंड फेज और एक थर्ड फेज और ये बच गया जो लास्ट फोर्थ फेज, यानी कि ये लगभग आधा पार्ट कवर करके रखता है। जो दूसरा वाला फेज मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये लगभग आधा पार्ट कवर करके रखता है इस चक्कर के अंदर। यानी कि आपने लिखा सर ये सबसे पहला चरण जो होता है ना, ये पहला चरण क्या कहलाता है बच्चों? इसको अपन बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे रक्तस्राव, रक्तस्राव। इसको क्या बोलेंगे? रुजुरोद्भवन, रुजुरोद्भवन, ठीक है, समझ में आ गया। इसको क्या बोलोगे? एक दिन की प्रावस्था है, इसको बोलते हैं बच्चों अंडोत्सर्ग। इसको क्या बोलोगे? इसको अपन स्रावी अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्रावी अवस्था, स्रावी अवस्था। अच्छा, और भी कोई नाम हो सकता है क्या? बहुत सारे नाम है, अपन डील करेंगे जब 1 बाय 1 पढ़ेंगे तब डील कर लेंगे सारी बातें। यानी कि आर्तव चक्कर जो होता है वो मनुष्य महिला का जननी चक्कर है। इस चक्कर से जनन संपन्न होता है। अवधि सामान्य महिला में 28 दिन की होती है, 4 चरण में संपन्न होता है। और टोटल 28 दिन की मैं बात करूं तो पहला चरण जो होता है वो 0 से लेकर 5 दिन का होता है बच्चों, और ये 6 से लेकर 13 दिन का होता है, और सिंगल डे का ये होता है, और ये 15 से लेकर 28 दिन का होता है। ये लीजिए, ये सारा का सारा साइकिल मैंने यहाँ पर समझा दिया है। इस साइकिल के अंतर्गत एक एक अवधि को अपने को डिटेल से समझना है, और समझने के बाद अपने को आर्तव चक्र पूरा कंक्लूड हो जाएगा। अब सर ये चक्कर जो चलते हैं तो इनके पीछे कहीं ना कहीं हार्मोनल कंट्रोल होता है। तो क्यों ना हार्मोनल कंट्रोल आप समय हमें पहले ही बता दो ताकि हमें इनके अंदर दिक्कत नहीं आए। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं अपन साइकिल फेज स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर हार्मोनल आर्तव चक्र में हार्मोन नियंत्रण कैसे होता है या फिर हार्मोन का योगदान कैसे होता है वो अपन पढ़ते हैं। फिर एक एक फेज को अपन पढ़ेंगे। तो बच्चों इसमें कौन कौन यूज होने वाला है मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स यूज होंगे। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस का रोल रहेगा यहाँ पर, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के अलावा बताओ, हाइपोथैलेमस के बाद में अग्रपीयूष ग्रंथि, अग्रपीयूष ग्रंथि, अग्रपीयूष ग्रंथि के बाद अंडाशय, इधर लिख दिया मैंने अंडाशय। अच्छा, तो सर इन सभी अंगों का योगदान रहता है, बिल्कुल रहता है। तो हाइपोथैलेमस सबसे पहले यहाँ पर इनिशिएटर होता है। इनिशिएटर क्यों बोला? क्योंकि ये एक फैक्टर रिलीज करता है जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है? ये जाता है अग्रपीयूष ग्रंथि पर, और अग्रपीयूष ग्रंथि से क्या रिलीज करवाता है? एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलएच, ठीक है। अंडा से क्या करेगा? अंडा से के अलग अलग काम है। अंडा से क्या करेगा? जब ये एफएसएच आए, अच्छा एफएसएच जब निकलता है, ये एफएसएच आता है किसके ऊपर? अंडाशय के ऊपर। तो यहाँ पर क्या बनेगी? यहाँ पर पुट्टिकाएं बनेगी, पुट्टिकाएं बनेगी। और पुट्टिका जब बनेगी, एफएसएच क्या बनवाता है? पुट्टिकाएं बनवाता है। तो ये पुट्टिकाएं दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो सर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये पुट्टिकाओं से निकलते हैं। अंडाशय के अंदर पुट्टिकाएं कब बनती है? जब एफएसएच जाकर यहाँ पर एक्ट होता है, ठीक है। और यही पुट्टिका आगे जाकर बनती है ग्राफीन पुट्टिका, ग्राफीन पुट्टिका, ठीक है। और ग्राफीन पुट्टिका से क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। क्या होता है? अंडोत्सर्ग, यानी कि असल में जो अंडे की बात करते हैं अपन, वो अंडा इस ग्राफीन पुट्टिका में होता है। तो
ग्राफिन पुट्टिका से अंडा बाहर निकालेगा कौन? LH। ये लीजिए, अब आप देख लीजिए ये आर्त चक्र में इस तरह से हार्मोन नियंत्रण होता है। सबसे पहला योगदान हाइपोथैलेमस का होगा। हाइपोथैलेमस से GnRH एक फैक्टर रिलीज होता है बच्चों, GnRH 11th क्लास का जो चैप्टर है एंडोक्राइन चैप्टर, जिसमें आपने ये जरूर डील किया होगा। उसके अंदर GnRH आपने पढ़ा होगा। GnRH अग्रव्यूह ग्रंथि पे जाता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। अग्रव्यूह ग्रंथि के सारे हार्मोन आपने पढ़े होंगे। उनमें से एक हार्मोन FSH और LH भी पढ़ा होगा। FSH और LH दौड़ता हुआ भागता हुआ किसके पास जाएगा? अंडाशय के पास जाएगा। अंडाशय से क्या निकलवा देगा? पुट्टिकाएं। अंडाशय में किसकी वृद्धि करवाएगा? पुट्टिकाओं की वृद्धि करवाएगा। और यही पुट्टिकाएं आगे चलकर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करने वाली है। इन सब का योगदान अपन अभी देखेंगे, इन सब का क्या क्या रोल रहता है वो अपन सारी प्रावस्था में देखेंगे। पुट्टिकाएं फिर वृद्धि करके ग्राफिन पुट्टिकाएं बनाएगी, और वो भी वृद्धि कौन करवाएगा? FSH करवाएगा। FSH वृद्धि करवा के ग्राफिन पुट्टिका करवाएगा। लेकिन ग्राफिन पुट्टिका के अंदर जो अंडा होगा उसको निकालने के लिए LH का रोल रहेगा। LH जाकर उसको बाहर निकाल देगा। एक बार फटाक से इसको जरा से समझ लो, फटाफट समझ लो इसको क्या है। आर्त चक्र में हार्मोन नियंत्रण जो है वो हाइपोथैलेमस, अग्रव्यूह ग्रंथि और अंडाशय तीन अंग जो है वो इस तरह से कोऑर्डिनेट होकर क्या करते हैं? पूरे आर्त चक्र को संपन्न करते हैं बच्चों। चलिए ये देख लिया आपने। अब मैं यहाँ पर हर एक चरण में इन हार्मोनों का उच्चारण करूंगा, जिससे आपके ब्रेन में कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि ये वाला हार्मोन सर ने कहाँ बताया था, ये वाला हार्मोन सर ने कहाँ बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फेज मैंने वहां पर लिखा था, देखिए एक बार फिर से गौर फरमाइए। पहला फेज रक्तस्राव, दूसरा फेज प्रजनन भवन, तीसरा अंडोत्सर्ग, चौथा स्रावी। तो चलिए अपन पहले पे चले अपन पहले पे चलो चलते हैं। नंबर 1 पहला फेज जो है बच्चों उसको क्या बोला अपन ने? रक्तस्राव, या फिर इसको ऋतुस्राव भी बोलते हैं। ऋतुस्राव इंग्लिश में क्या बोलोगे सर इसको? ब्लीडिंग बोलेंगे, ब्लीडिंग फेज। ओके, कहां से कहां तक चलेगा? 0 से लेकर 5 दिन तक चलेगा। सर इसमें होता क्या है अभी देख लेते क्या होता है इसके अंदर। ये देखो बच्चों, ह्यूमन फीमेल जो होगा उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये इसका डायग्राम है। इसमें ये एंडोमेट्रियम मैंने यहाँ पर बनाया है। ये एंडोमेट्रियम अभी एकदम सेफ है, सेफ इन द सेंस एकदम नेचुरल फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन अभी इसके साथ में बहुत बड़ा ब्लेंडर होने वाला है। क्या ब्लेंडर होगा? 0 से लेकर 5 दिन तक बच्चों जो हार्मोन होता है, हार्मोन में FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे के सारे जो हार्मोन होते हैं बच्चों, ये सारे के सारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ड्रॉप आउट मतलब ये गिर जाते हैं, ये सारे के सारे गिर गए। गिरने की वजह से FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये मेनली ये दोनों क्या कर रहे थे? ये एंडोमेट्रियम की रक्षा कर रहे थे। ये एंडोमेट्रियम की रक्षा कर रहे थे। ये दोनों हार्मोन एंडोमेट्रियम की रक्षा कर रहे थे, यानी कि ये अभी सही सलामत आपको दिख रही है ना, ये जस्ट बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। इनका तो रोल नहीं है यहाँ पर इसको मेंटेन करने का, ठीक है। लेकिन जब इनका लेवल आप गिरा दोगे, इनको जो पकड़ के रखा हुआ है, इनके जो सेफ्टी रखा हुआ है उसको आप गिरा दोगे, तो एंडोमेट्रियम क्या करेगी बच्चों? रोना स्टार्ट कर देगी, टूटना स्टार्ट कर देगी, टूटेगी, क्योंकि ये दोनों हार्मोन जो है वो मेंटेन करते हैं, ये करते हैं मेंटेन टू एंडोमेट्रियम। थोड़ा इंग्लिश चलेगा ना, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश चलेगा, ऐसा तो है नहीं कि अपने को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता। आप चाहो तो मैं हिंदी में भी इसको लिख सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो सर ये टूटेगी, क्यों टूटेगी? क्योंकि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH, LH सबका लेवल कम हो गया, तो ये फिर सेड ऑफ होकर बाहर आएगी। सेड ऑफ होकर बाहर आएगी, इसलिए यहाँ पर जब सेड होगी, टूटेगी, तो इसके अंदर बहुत सारा रक्त निकल के आएगा। टूटेगी तो इससे क्या निकल के आएगी? क्या क्या टूटेगी? यहाँ से रक्त वाहिनियां भी टूटेगी सर। रक्त वाहिनियां भी क्या हो जाएगी? टूटना शुरू कर देगी, यानी कि टूटेगी। वो टूटेगी तो क्या बनेगा? रक्त बनेगा, और रक्त बनेगा, इसीलिए इसका नाम रखा है रक्तस्राव प्रावस्था। रक्तस्राव प्रावस्था यानी कि रक्त बनेगा। तो मैं बोल रहा हूँ 0 से लेकर 5 दिन तक लगभग 80 ml ब्लड, 50 से लेकर 80 ml रक्त का क्या हो जाते हैं? रक्त की हानि हो जाती है।
इसकी हानि हो जाएगी। तो इसमें कुछ भी नहीं है, 0 से लेकर 5 दिन तक की प्रावस्था है जिसके अंदर अगर बच्चों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एफएसएच सबका लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो एंडोमेट्रियम है ये टूटना शुरू कर देती है और एंडोमेट्रियम के अंदर जो रक्त वाहिनियां थी वो भी टूट के बाहर आएगी, जिसकी वजह से रक्त बहेगा। रक्त ऐसे नहीं है कि बहता ही जाएगा पानी की तरह, कुछ लिमिटेड अमाउंट के अंदर ब्लड आएगा और उस अमाउंट का कितना 50 से 80 ml एक साथ नहीं बहेगा कि हाँ भाई एक साथ बह गया। पूरे 5 दिन के अंदर अगर मिलाकर टोटल अपने ये ml की बात करी है, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है रक्त स्राव से। तो इसका मतलब महिला को पता लग जाएगा अगर एक बूंद भी बाहर आएगी मतलब अपना साइकिल स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसलिए इसको ओपन मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लड, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लड, यानी कि इसका सिंबल क्या होता है? ब्लड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा फेज क्या होता है इसके अंदर? दूसरा फेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, प्रजरोध भवन। प्रजरोध भवन, इसमें 2 तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि इसको अपन प्रोलिफरेशन भी बोलते हैं, प्रोलिफरेशन, ठीक है बच्चों। ये चलेगा लगभग आपके 6 से लेकर 13 दिन तक, 6 से लेकर 13वें दिन तक चलेगा। इसमें क्या क्या होगा चलिए बता दें। इसमें यहाँ पर 2 तरीके का डेवलपमेंट होगा, है ना, परिवर्तन होगा। परिवर्तन किस किस का परिवर्तन होगा? एक तो यहाँ पर पुटिका का परिवर्तन होगा सर, पुटिका, और साथ ही साथ यहाँ पर एंडोमेट्रियम, दोनों का परिवर्तन होने वाला। एंडोमेट्रियम दोनों का परिवर्तन होगा, ठीक है। पुटिका जो होगी वो धीरे धीरे जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगी बच्चों, सेकेंडरी से टर्सरी में जाएगी और टर्सरी से फिर फाइनली क्या बन जाएगी? ग्राफिन पुटिका बनेगी। ग्राफिन पुटिका ये फोलिकुलर फेज में अपन फोलिकुलर डेवलपमेंट में अच्छे से पढ़ा होगा आपने। ग्राफिन पुटिका ये किसकी वजह से हुआ होगा? ये जस्ट बिकॉज ऑफ एफएसएच की वजह से हुआ, यानी कि यहाँ पर एफएसएच का लेवल क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टर्सरी और ग्राफिन पुटिका है ना, इन्होंने एक हार्मोन रिलीज किया है जिसे बोलते हैं अपन एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं बच्चों? एस्ट्रोजन। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन एक्ट करता है किसके ऊपर? एंडोमेट्रियम पर, यानी कि एंडोमेट्रियम पर एक्ट करेगा और एंडोमेट्रियम को क्या कर देगा बच्चों? ये करेगा मोटा, रक्त वाहिनियों की संख्या बढ़ाएगा, रक्त वाहिनियों की संख्या भी बढ़ेगी, तो इस पूरे के पूरे फिनोमेना में आप देखेंगे कि सर यहाँ पर पुटिके नंबर 1 जो काम होता है वो सबसे पहला काम जो होगा वो पुटिके निर्माण होगा। पुटिका का निर्माण जब हो जाएगा तो दूसरा काम यहाँ पर होगा एंडोमेट्रियम, पैरेलली चलता है, पैरेलली चलेगा बच्चों यहाँ पर। एंडोमेट्रियम परिवर्तन, 2 चीजें यहाँ पर होने वाली, 2 काम प्रजरोध भवन, इसीलिए इसका नाम प्रोलिफरेशन रखा है। प्रोलिफरेशन का मतलब मोटा होना, बढ़ना, परतों का बनना। तो यहाँ पर अगर मैं वो डायग्राम बना के आपको बताऊं, ये वाला अगर डायग्राम की बात करूं तो इसमें जो एंडोमेट्रियम की लेयर है बच्चों, ये ऐसे मोटी होगी और ये मोटी किस फेज के अंदर होने वाली है? इस फेज के अंदर मोटी होगी, ठीक है। चलिए तो सर इसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं और उन हार्मोनों का फंक्शन क्या क्या होता है? तो मैंने बोल दिया इसमें एफएसएच और एस्ट्रोजन, मेनली ये 2 हार्मोन पीक पे रहते हैं, यानी कि इनका लेवल ज्यादा होता है। इनका लेवल ज्यादा होगा तो पुटिकाएं जो है वो बढ़ना शुरू करेगी और प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्सरी, और टर्सरी पर आते आते वो बनाने लगेगी एस्ट्रोजन। क्यों? क्योंकि उसमें थीका इंटरना बनना स्टार्ट हो गई है। थीका इंटरना एक तरह की एंडोक्राइन लेयर होती है जो हार्मोन रिलीज करेगी एस्ट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा भी तमाम सारे हार्मोन रिलीज करती है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ इनहिबिन वो रिलीज करने वाली है, इनहिबिन भी रिलीज करती है, ठीक है। चलिए तो अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों देखो यहाँ पर आपने बोला कि सर ये चला था 6 से लेकर 14वें दिन तक चला था, यहाँ तक चला था, और ये चला किसकी वजह से? एफएसएच की वजह से। एफएसएच का लेवल ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 13वें दिन कुछ कमाल होगा। क्या कमाल होगा? 13वें दिन जो थीका इंटरना होगी ना, थीका इंटरना जो होती है बच्चों, ये हाई लेवल में एस्ट्रोजन स्रावित करेगी। हाई लेवल में एस्ट्रोजन जब स्रावित करेगी तो ये एस्ट्रोजन किसके पास जाएगा? ये जाएगा बच्चों, ये जाएगा एफएसएच, सॉरी ये जाएगा एलएच के पास। एलएच के पास, एलएच को ये पॉजिटिव फीडबैक देने वाला है, एलएच को ये पॉजिटिव फीडबैक देगा जिसकी वजह से एलएच सर्ज होगा। ओके, एलएच सर्ज होगा, यानी कि
सकारात्मक फीडबैक जब गया तो LH सर्ज हो चुका है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इसमें अगर मैं हार्मोन की मैं बात करूं यहाँ पर, तो हार्मोन एक तो FSH ज्यादा था और एक क्या था, एक एस्ट्रोजन भी ज्यादा था। दोनों का रोल आपको समझ में आ गया। ये मोटाई बढ़ा रहा है, ये कुट्टिकाओं का निर्माण कर रहा है। 13वें दिन बच्चों थीका इंटरना एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाती है अचानक, और उसकी वजह से एक सकारात्मक फीडबैक जाएगा LH को, इसकी वजह से होगा LH सर्ज। अब LH सर्ज की वजह से क्या होगा, LH सर्ज की वजह से क्या होगा, एक तीसरी प्रावस्था आ जाएगी जिसे बोलते हैं अंडोत्सर्ग अवस्था। अंडोत्सर्ग अवस्था क्या होता है अंडोत्सर्ग अवस्था के अंदर, ओवुलेशंस या फिर इसको बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज क्या होने वाला है इसके अंदर, जल्दी बताओ सर। अभी तो आपने बोला इसके अंदर जो ग्राफिन फॉलिकल होती है, ग्राफिन कुट्टिका जो होगी वो फटेगी, है ना। ग्राफिन कुट्टिका जब फटेगी तो उससे क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा। क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा। तो सर ग्राफिन कुट्टिका कैसे फटी, मैं बोल रहा हूँ ग्राफिन कुट्टिका पर एक हार्मोन जाता है LH। LH कैसे आया, LH आया 14वें दिन। 14वें दिन जो है वो LH सर्ज हुआ। LH सर्ज कैसे हुआ, अभी तो मैंने आपको बताया, देखो पीछे वाले स्लाइड में देखो, जब प्रोलिफरेशन फेज चल रही थी तो उसमें 13वें दिन बच्चों थीका इंटरना से एस्ट्रोजन का हाई लेवल आया था। ये पॉजिटिव फीडबैक देता है LH को, जिसकी वजह से होता है LH सर्ज। और ये LH सर्ज जो होगा, ये LH सर्ज ग्राफिन कुट्टिका पर एक्ट करेगा और ग्राफिन कुट्टिका फटेगी तो इससे होगा अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग से क्या क्या होने वाला है, अंडोत्सर्ग से दो चीजें होगी यहाँ पर। पहली जो चीज होगी वो क्या होगी, यहाँ पर द्वितीयक oocyte बाहर निकलेगी, द्वितीयक oocyte बाहर निकलेगी, और जो बचा कुचा पार्ट बच जाएगा उसको बोलते हैं अपन कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पस ल्यूटियम। द्वितीयक oocyte और कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो अंडोत्सर्ग कब हुआ बच्चों, जब LH सर्ज हुआ। और LH सर्ज कब हुआ, 14वें दिन हुआ, जब एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, ग्राफिन कुट्टिका पर LH एक्ट करता है, वो फटेगी, अंडोत्सर्ग होगा, ये सारा काम दाम हो जाएगा। अब इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी स्टार्ट होती है कि दो चीजें होने वाली है। ये द्वितीयक oocyte कहाँ चला जाएगा, ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। अब फैलोपियन ट्यूब में ये चला जाएगा द्वितीयक oocyte, और कॉर्पस ल्यूटियम स्टिल किसमें रहेगा, ये अंडाशय में ही उपस्थित रहेगा। ये कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। अब इसकी वजह से एक अलग स्टेज आने वाली है, फोर्थ स्टेज, और फैलोपियन ट्यूब में ये जाकर स्पर्म का वेट करता रहता है। वो फर्टिलाइजेशन में अपन पढ़ते हैं उन सब चीजों को। अब दो केस होते हैं यहाँ पर, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो अपन बात कर रहे हैं आर्तचक्र, ये वहीं रुक जाएगा, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो वापस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही नहीं होगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक और यहाँ पर फेज चलाएगी, एक और चरण यहाँ पर चलाने वाली है, जिसे बोलते हैं अपन फर्स्ट अंडोत्सर्ग, क्योंकि फोर्थ फेज है। फर्स्ट अंडोत्सर्ग अवस्था, इसके अलग अलग नाम मैंने यहाँ पर बता देता हूं मैं आपको, या फिर इसको बोलते हैं ल्यूटियल अवस्था, या फिर इसको अपन स्रावी अवस्था भी बोलते हैं। स्रावी अवस्था, ये अलग अलग इसके नाम होते हैं, है ना। पोस्ट ओवुलेटरी, ल्यूटियल और सीक्रेटरी इंग्लिश में इसको बोलेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। जो कॉर्पस ल्यूटियम बनी थी ना, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बनी थी, अच्छा ये कितने दिन तक चलेगा, ये 15 से लेकर 28 दिन तक चलेगा। क्या होने वाला है इसके अंदर, सर जो कॉर्पस ल्यूटियम बनी थी ये करेगी प्रोजेस्टेरोन रिलीज। क्या करेगी ये, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी। अच्छा ये स्राव, अब प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम पे जाएगा, भागता हुआ ये एंडोमेट्रियम पे जाएगा। एंडोमेट्रियम में क्या क्या चेंजेस होंगे, कुछ तमाम सारे चेंजेस होंगे। यहाँ पर मोटाई बढ़ेगी सर, यहाँ पर क्या होने वाला है, मोटाई बढ़ेगी, और क्या होगा,
रक्त वाहिनियों की संख्या बढ़ेगी सर। अच्छा, संख्या बढ़ेगी, ठीक है। रोपण की तैयारियां होगी सर। रोपण कब होगा? तो रोपण तभी होगा, रोपण होगा एंडोमेट्रियम में। और एंडोमेट्रियम में रोपण तब होगा जब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये सारी तमाम सारी चीजें बनना स्टार्ट हो जाएगी, मोटाई बढ़ेगी, रक्त वाहिनियों की संख्या बढ़ेगी। और रोपण कब होगा? जब निषेचन होगा, जब निषेचन होगा। तो सर इस दौरान क्या होता है? अगर निषेचन हो गया तो रोपण हो जाएगा, और जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल था बच्चों, ये प्रोजेस्टेरोन लगातार कॉर्पस ल्यूटियम बनाती रहेगी, जिसकी वजह से ये पूरी अवस्था चलती है 15 से लेकर 28 दिन तक। एक और काम करेगा, प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम पर तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ ये ब्लॉक कर देगा इसको GnRH को। किसको ब्लॉक करेगा? ये जल्दी बताओ। GnRH को। इसको मतलब रोकेगा। इस साइन का मतलब क्या होता है? रोकना। इसकी वजह से FSH और LH भी नहीं बनेगा, यानी कि जो साइकिल है वो वहीं रुका हुआ है, अभी स्टिल वहीं रुका हुआ है, यानी पुट्टिकाओं का निर्माण भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसने क्या कर दिया है? GnRH को ब्लॉक कर दिया। और बच्चों एंडोमेट्रियम को मोटा किया हुआ है। अब दो केस बन सकते हैं इस अवस्था के अंदर। अगर मैं इसमें हार्मोन लेवल की बात करता हूँ, यानी कि इसमें हार्मोन लेवल क्या क्या रहते हैं, हार्मोन लेवल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले अंडाशयी हार्मोन की मैं बात करता हूँ। तो अंडाशयी हार्मोन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ठीक ठाक हार्मोन एस्ट्रोजन का भी होगा, एस्ट्रोजन इसमें नॉर्मल रहेगा इसका लेवल। और प्रोजेस्टेरोन की मैं बात करता हूँ, प्रोजेस्टेरोन की बात करता हूँ तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो हाई रहेगा। तो ये तो हो गया अंडाशयी हार्मोन। अब नीचे लिख रहा हूँ मैं पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। पिट्यूटरी हार्मोन से FSH बच्चों रहेगा लो, और LH रहेगा नॉर्मल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं LH की वजह से ही क्या हो रहा था, LH नॉर्मली रहेगा, लो नहीं रहेगा, इसकी वजह से ही कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन है। LH क्या करता है बच्चों? 14 दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने का काम किसका होता है? यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन जस्ट बिकॉज ऑफ LH, यानी कि LH होगा तभी 14 दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हार्मोन लेवल किसके अंदर? फोर्थ फेज के अंदर। फोर्थ फेज का हार्मोन लेवल ये है, आप देख लीजिए। इसके अंदर क्या क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है, एंडोमेट्रियम पर काम करेगी, तमाम सारी चीजें होगी। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन GnRH को ब्लॉक कर देगा, FSH और LH बनना कम हो जाएंगे, ठीक है। और रोपण की बात करो, अच्छा आप बोल रहे हो कि सर FSH और LH बनना कम हो जाएंगे, लेकिन ये तब होगा जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो FSH का नॉर्मल मैंने अभी लेवल बताया, ये देखो इसमें मैंने FSH लो बताया, ये नॉर्मल मैंने बताया, ठीक है। और इधर रोपण के लिए एंडोमेट्रियम को तैयार किया जाता है इस फेज के अंदर। इस फेज के अंदर अगर जो रोपण होने वाला है इम्प्लांटेशन, उसके लिए इसको रेडी किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों ये फेज जो है, ये 4 फेज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो